1, 2, 3, come on! हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी गुरु पर। मैं सभी सराध रहा हूँ। दोस्तों, आज से हमने वीडियो टाइमिंग जो है वो लंबी न रख करके, क्लास को लंबी न रख करके और थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर रोज इतनी लंबी क्लास का जो मैटर है ये कवर अप नहीं हो पाता है डेली, इसलिए थोड़ा शॉर्ट अगर क्लास हो तो हम अच्छी और बेहतर तरीके से समझ पाएं। और बात भी सही है, इसलिए हमने थोड़ा परिवर्तन किया है, क्लास को लंबा ना रख करके और थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। और इतना शॉर्ट कि आप इजी वे में प्रत्येक टॉपिक को हमारे साथ सीख पाएंगे अच्छी तरह से और हम आपको सिखा पाएंगे। जी हाँ, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करें आज का टॉपिक, उससे पहले हमने पिछली क्लास में बात की थी लाइट रिएक्शन की। हम प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन है उसको पढ़ चुके थे और लाइट रिएक्शन में हमने देखा था दोस्तों कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें जो फॉस्फोरिलेशन जो प्रोसेस होती है, फॉस्फोरिलेशन में थोड़ा याद दिला देता हूं, फॉस्फोरिलेशन में दो साइकिल चलते हैं, ठीक है? कौन कौन से? एक को नाम दिया था हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और दूसरे को नाम दिया था हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें हमने देखा कि एक बार में कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था? एक बार में यहां 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितनी बार घूमता है? 6 बार। तो 6 बार में साइक्लिक में कुल कितने एटीपी बन गए? कुल कितने एटीपी बनेंगे? 12। कितने बन गए? 12। ठीक है, इसी प्रकार से जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है इसमें हमने पढ़ा था कि एक बार में एक तो एटीपी बनता है प्लस में 2 NADH2 बनते हैं। NADPH2 कितने बन गए? 2। ठीक है, एक बार में बने, इसको भी कितनी बार मूव करना पड़ेगा, कितनी बार घूमना पड़ेगा? इसको भी 6 बार घूमना पड़ेगा। इसलिए यहां हो गया कितने एनर्जी बन गए? 6 ATP प्लस में 12 NADPH2। ये एनर्जी फॉर्मेशन होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटीपी अगर देखें तो सब 12 एटीपी तो ये है। ठीक है, प्लस में 6 एटीपी ये है। कुल एटीपी कितने हो गए? तो कुल एटीपी की अगर डायरेक्ट बात करें तो दोनों में मिला के कितने हो गए? 12 और 6 18 एटीपी। कितने हो गए? 18 एटीपी। प्लस में कितनी एनर्जी? NADPH2 यानी कि अपचयनकारी शक्ति के रूप में है यहां 12 NADPH2 के रूप में है। यही तो एसिमिलेटरी जो पावर है इसका निर्माण कहां होता है? प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन में होता है। वास्तव में हम पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में चेंज किया जाता है। तो यही हुआ है लाइट रिएक्शन में, जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में चेंज कर दिया गया। ये रासायनिक स्थितिज ऊर्जा आपके सामने है, जिसे एसिमिलेटरी पावर या स्वांगीकारी शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि एक NADPH2 जो होता है 1 NADPH2
तो 3 एटीपी का निर्माण करता है। कितने एटीपी का? 3 एटीपी का। ठीक है, तो यहां 12 NADPH2 जब जाएंगे तो टोटल एटीपी कितना होगा? जब एक NADPH2 बराबर होता है 3 एटीपी के, तो 12 NADPH2 इक्वल हो गए 12 दिया 36 एटीपी। तो टोटल एटीपी 18 डायरेक्ट तो बढ़ेंगे, 36 से 18 प्लस में 36, टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने हो गए साहब? 54 एटीपी। कितने एटीपी? 54 एटीपी। अब ये कहां काम आएंगे? ये काम आएंगे डार्क रिएक्शन, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो अप्रकाशित अभिक्रिया वाला जो पार्ट है, उस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को जो 6 CO2 अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड में, इनको ये 54 एटीपी जो अणु हैं, ये खर्च होकर के और किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मेन उत्पाद है, प्रोडक्ट है, भोजन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे किसकी? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन, जिसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं हम डार्क रिएक्शन का। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है डार्क रिएक्शन यानी ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में हो। टॉपिक है हमारा डार्क रिएक्शन। सॉरी, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हिंदी में कहते हैं इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिएगा, जो डायरेक्ट रिएक्शन है, अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसमें रियल में होता क्या है? ठीक है, तो इसमें हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा, लाइट रिएक्शन में कहीं भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ था? नहीं हुआ। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन है वो डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन को हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डार्क रिएक्शन को यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन इसको? पहला पॉइंट ये हो गया, डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को सबसे पहले किसने बताया था? ब्लैकमैन। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, क्योंकि डार्क रिएक्शन की खोज किसने की थी? ब्लैकमैन ने की थी। किसने की? ब्लैकमैन। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा जाए ये जो अप्रकाशित जो अभिक्रिया है ये कहां संपन्न होती है? अगर इस चीज की बात करें तो हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। एक ग्रेना पार्ट, एक स्ट्रोमा पार्ट। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा भाग में कौन सी रिएक्शन होती है? स्ट्रोमा भाग में होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिखेंगे यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया
हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। स्ट्रोमा पार्ट में होती है। आपसे पूछा जाए क्यों स्टोमा वाले भाग में क्यों होती है, तो हम लिखेंगे क्योंकि स्टोमा में ही डार्क रिएक्शन को रन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के होने के लिए जिन एंजाइमों की आवश्यकता होती है वो एंजाइम कहां उपस्थित होते हैं, स्ट्रोमा पार्ट में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसीलिए स्ट्रोमा पार्ट में उपस्थित होते हैं, इसीलिए डार्क रिएक्शन को एंजाइमेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को एंजाइमेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। एंजाइमेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। समझ गए? एंजाइमेटिक प्रोसेस क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि कहां संपन्न हो रही है, स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन को रन करने वाले सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और पॉइंट, डार्क रिएक्शन सूर्य के प्रकाश पे निर्भर नहीं करती है, यानी प्रत्यक्ष सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी जिस एसिलेटरी पावर में चेंज हो जाती है उस एसिलेटरी पावर को डार्क रिएक्शन में काम में लाया जाता है। तो हम ये लिखेंगे डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। तो लाइट इंडिपेंडेंट एंड, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। जी हां, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। ध्यान रहे, डायरेक्ट सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। क्या? फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आए, यह प्रकाश संश्लेषण का अपचयन वाला भाग है, रिडक्शन वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहां 6 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपचयन किसमें हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो ये भी हम लिखेंगे डार्क रिएक्शन, यहां लिख देते हैं डार्क रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का अपचयन वाला भाग है, अपचयन वाला भाग है। क्योंकि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या अपचयन
कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, जी हाँ, के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स नोट करिए आप डायरेक्ट रिएक्शन के बारे में। अब देखिएगा आगे जो डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं कि वायुमंडल से 6 CO2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी कि ये 6 CO2 जो मॉलिक्यूल हैं, ये 6 CO2 मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन में बनी जो एनर्जी है, यानी कि 18 ATP प्लस में 12 NADPH2, ठीक है, यही है 6 CO2 मॉलिक्यूल्स, 18 ATP मॉलिक्यूल्स, 12 NADPH2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इनको इनकी उपस्थिति में इस CO2 का अपचयन किसमें हो जाएगा? C6H12O6, ठीक है, प्लस में 6H2O मॉलिक्यूल्स, और ये प्लस में 18 ADP, ठीक है, प्लस में 12 NADP, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी यहां काम आ जाती है। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा इस डायरेक्ट रिएक्शन में? इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब पॉइंट ये आता है कि CO2 का फिक्सेशन पादपों में मेन रूप से 3 चक्र द्वारा संपन्न होता है। कितने चक्र द्वारा? 3 चक्र द्वारा, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे लिखते हैं, देखिएगा, इसको मिटा दें। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो डायरेक्ट रिएक्शन जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होते हैं उनका फिक्सेशन कार्बोहाइड्रेट में 3 मार्गों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही पढ़ रहे हैं, यानी कि CO2 का फिक्सेशन कार्बोहाइड्रेट में, CO2 का फिक्सेशन निम्न 3 मार्गों द्वारा होता है। द्वारा होता है। कौन कौन से 3 मार्ग? फर्स्ट है केल्विन बेंसन साइकिल या फिर C3 साइकिल। ठीक है, पहला मार्ग या पहला पथ हो गया केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल। दूसरा पाथवे है H एंड स्लैक साइकिल, जिसे कहते हैं C फॉर चक्र या C फॉर पाथवे। ठीक है, थर्ड है क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म
या CAM पाथवे। ठीक है, अभी बात कर रहे थे हम कि डायरेक्ट रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन कार्बोहाइड्रेट में होता है, लेकिन कितने मार्गों द्वारा होता है? 3 मार्गों द्वारा, जिसमें पहला मार्ग है केल्विन और बेंसन द्वारा खोजा गया C3 चक्र, दूसरा है हैच एंड स्लेट साइकिल द्वारा खोजा गया C4 चक्र, और तीसरा है कर्सुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी जो कर्सुफेरिक जो फैमिली के जो प्लांट है, जो स्कूलेंट जो प्लांट होते हैं, मास्लोव बीज जिनको कहते हैं, उनमें चलने वाला CAM पाथवे। ठीक है, तो ये 3 मार्ग हैं जिनकी डिटेल हम डायरेक्ट रिएक्शन में पढ़ेंगे। तीनों ही मार्ग CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट की बात करें हम केल्विन एंड बेंसन साइकिल की, देखिएगा। बात करते हैं केल्विन और बेंसन साइकिल। ठीक है, इसको अब मिटाते हैं। तो पहला जो मार्ग है, जो इंपॉर्टेंट है, केल्विन और बेंसन साइकिल, इसके बारे में देखिएगा। पहला पाथवे हमने लिया है केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल, C3 चक्र। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेल्विन केल्विन एंड बेंसन ने क्लोरेला व सीनेडेस्मस नामक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय एल्गी पर किए अपने प्रयोगों द्वारा C3 चक्र की खोज की थी। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे किन्होंने की? मेल्विन, केल्विन और बेंसन। ठीक है, इनके नाम पे इसे केल्विन बेंसन चक्र कहा गया है। किसमें की? क्लोरेला, जिसे स्पेस एल्गा भी कहा जाता है, एंड सीनेडेस्मस, ये दोनों ही यूनिसेलुलर एल्गी हैं। इनके ऊपर प्रयोगों द्वारा इन्होंने CO2 फिक्सेशन के इस मार्ग को खोजा, जिसे C3 चक्र भी कहा जाता है। देखिएगा आगे, इन्होंने कौन सी टेक्निक द्वारा, ये पूछा जाए आपसे, तो इन्होंने अपने प्रयोग में रेडियो एक्टिव प्रेशर टेक्निक जिसमें कार्बन 14
को काम में लिया था। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक द्वारा CO2 फिक्सेशन के मान की गणना की, यानी इसका सीधा अर्थ है कि मेल्विन, केल्विन और बेंसन ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक द्वारा क्लोरेला और सिनेडेस्मस जो एल्गी है इसमें CO2 फिक्सेशन के मान की गणना की, अर्थात CO2 फिक्सेशन का कार्बोहाइड्रेट में जो चेंज करने वाला जो मार्ग है जिसे केल्विन और बेंसन चक्र कहा, इसकी खोज की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। ये जो केल्विन और बेंसन जो चक्र है इसका प्रथम स्थायी जो उत्पाद है जो इस प्रक्रिया में बनता है वो है 3 कार्बन वाला PGA। ठीक है, 3 कार्बन PGA फॉस्फोगैलेसिक कमल 3 कार्बन का होने के कारण इसे C3 चक्र कहते हैं। तो हम लिखेंगे केल्विन बेंसन साइकिल में तीन कार्बन वाला PGA यानी फॉस्फोगैलेसिक एसिड, गैलेसिक एसिड 3 कार्बन वाला PGA प्रथम स्थायी उत्पाद के रूप में बनता है, इसलिए इसे C3 चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? C3 चक्र। यानी केल्विन और बेंसन चक्र को C3 चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान 3 कार्बन वाला PGA बनता है। यह फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस प्रोसेस में, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक अहम इंपॉर्टेंट बात हो, CO2 C3 जो साइकिल है ये CO2 फिक्सेशन का यूनिवर्सल प्लांट है जो सभी पौधों में, यूनिवर्सल मार्ग है जो सभी पौधों में मिलता है, सभी प्लांट्स में मिलता है। तो हम लिखेंगे C3 साइकिल CO2 फिक्सेशन का यूनिवर्सल पाथवे है, मार्ग है, जो सभी पादपों में और प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल पाथवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल पाथवे। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज C3 चक्र के बारे में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो C3 जो साइकिल है, C3 साइकिल में इसकी खोज केल्विन और बेंसन ने 1946 से 1953 के बीच की। ठीक है,
C3 चक्र जो CO2 फिक्सेशन का जो मार्ग है, इसकी खोज इन्होंने की थी 1946 से 1953 के बीच। और एक पॉइंट ऑफ नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं केल्विन और बेल्सन को इस कार्य के लिए 1961 में C3 चक्र की खोज के लिए इन्हें 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। किसे? केल्विन और बेल्सन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि केल्विन और बेल्सन साइकिल क्या है, C3 चक्र क्या है। तो C3 चक्र जो है ये CO2 फिक्सेशन का एक यूनिवर्सल पाथवे है जो प्लांट में मिलता है, यानी कि भोजन बनाने का एक मार्ग है जो सभी पौधों में मिलता है। और इस मार्ग का पहला स्थायी जो उत्पाद है वो 3 कार्बन वाला फॉस्फोगैलिसरिक एसिड होता है। इसीलिए केल्विन और बेल्सन चक्र को क्या कहा जाता है? C3 चक्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, C3 चक्र को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे जाकर के? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी C3 चक्र 3 पार्ट्स में रन करेगा आगे। फर्स्ट की अगर बात करें तो हम केल्विन और बेल्सन चक्र को यानी C3 चक्र को 3 भागों में बांट देंगे। पहला पार्ट आएगा कार्बोक्सिलेशन। क्या आता है दोस्तों? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा पार्ट आता है रिडक्शन अपचयन। ठीक है, यह है कार्बोक्सिलीकरण, यह है अपचयन। और तीसरा आता है रीजनरेशन ऑफ RUBP। रीजनरेशन ऑफ RUBP यानी राइबोज बाइफॉस्फेट का पुनर्निर्माण। तो हम इन 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में पूरा जो केल्विन साइकिल है उसको बोर्ड पे ड्रा करके और एक-एक मॉलिक्यूल को काउंट करके आपको नेक्स्ट क्लास में बेहतर तरीके से समझाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है, जैसा आपने कहा उसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्लास को आज कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर और रोचक वीडियो डेली स्टडीज के आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू सो मच।